हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रमेश और रचना उस बेंच पर बैठे अपनी बदलती किस्मत के बारे में सोच रहे थे। आज की रात उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रात थी, क्योंकि आज की रात उनकी जिंदगी का फैसला होने वाला था। रात के करीब 9 बज गए थे और रचना को घर जाना था, पर वह उस बेंच से उठकर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। रमेश भी कुछ नहीं बोल रहा था और चुपचाप बस रचना को ही देखे जा रहा था। दोनों की आंखों में एक डर था, एक दूसरे को खोने का डर। आज अगर रचना अपने घर जाकर सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है तो कल उसे किसी और की होना पड़ेगा। यही बात सोच सोच कर रमेश का दिल तो बैठे जा रहा था। उसने रचना से कहा कि रचना, लेट हो चुका है, अब तुम घर जाओ। रचना ने उससे कहा, मैं जानती हूँ रमेश कि तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है। मेरा यकीन मानो, वही उथल पुथल मेरे मन में भी है। मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती, बस अपने मामा जी के सामने अब मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ मैं। हमारी सच्चाई जानकर ना जाने वो क्या कर बैठे। शायद वो मान जाए, पर अगर वो नहीं माने तो हम क्या करेंगे। रचना तो इतना घबराया हुआ देखकर रमेश ने उससे कहा कि रचना, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे हर हाल में प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझता हूँ। तुम्हें मुझसे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं भी तुम्हें खोने के विचार मात्र से भी डर जाता हूँ। मैं तो तुमसे आज अभी इसी वक्त शादी करने को भी तैयार हूँ, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपने मामा जी के आशीर्वाद के बगैर ये शादी कभी भी नहीं करोगी और ना ही तुम उन्हें ठेस पहुँचा सकती हो। इसलिए मैं तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब बहुत रात हो चुकी है रचना, चलो मैं तुम्हें अब घर पर छोड़ देता हूँ। रचना जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मामा जी बहुत ज्यादा खुश और उत्साहित थे। वो चिल्लाकर कह रहे थे कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, धूमधाम से मैं अपनी बेटी को विदा करूँगा। रचना तो अपने मामा जी को देखकर और भी ज्यादा घबरा गई। उसकी शादी को लेकर वो तो इतने ज्यादा खुश थे कि वो रमेश से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये बात उन्हें बताने की ही वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। रचना को देखकर मामा जी ने उससे कहा, बेटा, मैंने अर्जुन से तेरी शादी फिक्स कर दी है। अर्जुन अच्छा लड़का है, तुझे हमेशा खुश रखेगा। पर रचना के चेहरे का तो होश उड़ा हुआ था। उसका रंग देखकर मामा जी ने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या तू इस शादी से खुश नहीं है जिससे उस पर बहुत एहसान थे। इस तूफान 2 मिनट के लिए तो रचना सुन्न हो गई और सिर्फ मामा जी की ओर देखती रही। एक तूफान उठ रहा था उसके दिमाग में। एक तरफ था उसका प्यार और दूसरी तरफ था मामा जी का प्यार। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। रमेश से वो प्यार करती थी, जिसके साथ वो अपना जीवन बिताना चाहती थी, और एक तरफ थे उसके मामा जी जिनके उन पर बहुत सारे एहसान थे। इस तूफान के बीच उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मामा जी, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और अब उससे ही शादी करना चाहती हूँ, पर आपके आशीर्वाद के बिना मैं ये शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। मामा जी, वो लड़का बहुत अच्छा है, बस एक बार उससे मिल लो। रचना की ये बात सुनकर तो मामा जी वहीं बैठ गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि
रचना ऐसा भी कुछ कर सकती है। बस आप इस तरह चुप मत रहो, कुछ बोलो। चाहे तो मुझे गालियां दे दो, पर आप मुझे कुछ बोलो। मामा जी तो जैसे सुन्न हो गए थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वे कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। अब इधर रचना की हालत और भी खराब हो रही थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रचना से उनसे कहा था। रचना उनसे बोलते हुए वहीं बैठकर रोने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे माफ कर दो मामा जी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आप एक बार रमेश से मिल लो, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जहाँ कहोगे ना, मैं वहीं पर शादी कर लूंगी। लेकिन उसके मामा जी तो अब कमरे में चले गए थे। वो रात भर रोती रही और उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसके माँ बाप के बचपन में ही गुजर जाने के बाद मामा जी ने उसे अपने घर ले आए थे। एक बेटी से भी बढ़कर ज्यादा उसकी परवरिश की गई थी, उसे पढ़ाया लिखाया और कभी किसी तरह की कोई भी कमी उसे होने नहीं दी। रचना का उसके मामा जी के अलावा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं था जो उस वक्त उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। उसके मामा जी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वे भी स्वभाव से तो बहुत अच्छे इंसान थे, पर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थे। उन्हें अपने कुल के नाम, मर्यादा, प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा ख्याल था। वे हर काम समाज के नियमों के अनुसार ही किया करते थे। उनके लिए उनके संस्कारों से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ऐसे में दूसरी जाति में लव मैरिज करना तो उनके लिए अब पाप था। वे किसी हाल में दूसरी जाति के लड़के को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे। उन्होंने हमेशा रचना से एक ही बात कही हुई थी कि चाहे जो करना, तुझे हर चीज की छूट है, पर कभी भी हमारी इज्जत और मान मर्यादा को हमेशा ख्याल में रखना। दरअसल रमेश था भी दूसरी जाति का और फिर रचना ठहरी उच्च कोटि ब्राह्मण। ऐसे में मामा जी को ये कहना कि वो लव मैरिज करना चाहती है, वो भी दूसरी जाति के व्यक्ति से, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने ये हिम्मत जुटाई। पर अब मामा जी का इस तरह बिना कुछ बोले चले जाने से रचना और भी ज्यादा घबरा गई थी। कहीं मामा जी को कुछ हो न जाए। मामा जी अपने कमरे में बैठकर बस यही सोच रहे थे कि उनकी परवरिश में आखिर कहाँ कमी रह गई है। लव मैरिज जैसी चीज को वो कभी भी मंजूरी नहीं दे सकते। वो चाहते हैं कि रचना की शादी उनकी मर्जी से ही हो, पर वो रचना को दुखी भी नहीं देखना चाहते हैं। इसी कश्मकश में सारी रात निकल गई और फिर मामा जी कोई भी फैसला नहीं ले पाए। वो उनके संस्कार व मान मर्यादा के प्रति इतने कठोर थे कि उनके लिए उस प्रतिष्ठा के दायरे को तोड़ना अब नामुमकिन सा था। लेकिन वो जबरदस्ती रचना को रोकना भी तो नहीं चाहते थे। जब मामा जी अपने कमरे से सुबह बाहर आए तो उन्हें रचना वहीं पर बैठी उनका इंतजार करते हुए दिखी। रचना भी सारी रात सोई नहीं थी। मामा जी को बाहर देखते ही रचना खड़ी हुई और मामा जी से उसने कहा कि मामा जी कुछ तो बोलिए, अब तो कुछ बोलिए, आप मान गए ना, बोलिए ना कि आप मान गए। मामा जी ने रचना की तरह देखा भी नहीं और कहा कि मेरा फैसला तुम बहुत अच्छे से जानती हो, मेरी इच्छा भी तुम्हें पता ही है। फिर लेकिन तुम किसी तरह की जोर जबरदस्ती करके मैं अपना फैसला तुम पर नहीं थोपूंगा। तुम्हें जो करना है, तुम जो करना चाहो वो तुम कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम अब आजाद हो। और इतना बोलकर मामा जी वहां से चले गए। घर के बाकी सभी सदस्य यह सुनकर मौन थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि मामा जी इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे और उनके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत किसी ने नहीं थी। अब आखिरी फैसला रचना का था। मामा जी की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण ये था कि मामा ने उसे आजादी तो दी, लेकिन अपनी नामंजूरी की बेड़ियां पहनाकर।
आजादी तो केवल एक भ्रम था। असल में तो मामा जी ने उसे अपनी जिंदगी का फैसला सुना दिया था और अब ऐसे में रचना अपने मामा जी की नामंजूरी पर अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती थी। उसे अपनी आगे की जिंदगी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो उसे रमेश के बिना ही गुजारनी थी, क्योंकि प्यार और परवरिश की इस लड़ाई में उसने अपनी परवरिश को चुन लिया था और वही फैसला लिया जिसमें उसके मामा जी की खुशी हो। एक आखिरी बार वो रमेश से मिलने उसी पार्क में चली गई जहाँ वो लोग पहली बार एक दूसरे से मिले हुए थे। रमेश उसी पार्क की बेंच पर बैठा हुआ ही मिला। वो भी वहीं जाकर बैठ गई। रमेश रचना का चेहरा देखकर उसका जवाब समझ गया था और दोनों चुपचाप बैठे थे। रमेश ने कहा कि कितना अजीब है ना, इसी बेंच से हमारी कहानी शुरू हुई थी और आज इसी बेंच पर वो कहानी अब खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर रचना तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो रमेश, मुझे माफ कर दो। मैं अपने मामा जी को दुखी नहीं कर सकती। उनके मुझ पर बहुत से एहसान हैं। मैं जीवन भर का दुख सह सकती हूँ, लेकिन उन्हें मैं धोखा नहीं दे सकती। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मेरे बिना अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ पाओगे और मुझे भूलकर तुम खुश रह पाओगे। रमेश ने रचना की तरफ देखा और एक आखिरी बार उसे गले लगा लिया और कहा कि मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो।